मैं नितेश मिश्रा। नमस्कार। आज के हमारे गेस्ट शिवाजी सरकार सर हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आज का जो हम टॉपिक जो हमने डिस्कशंस के लिए लिया है वो है जो अमेरिकन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट जो आया है, बिग ब्यूटीफुल बिल, जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली प्रपोज किया है। और इसी का एक ट्रिगर पॉइंट था जिससे एलन मस्क के साथ जो एक कंट्रोवर्सी और एक कॉन्फ्लिक्ट का जो एक एंगल देखने को आया, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और बाकी अलग प्लेटफॉर्म पे भी। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो सर, इस बिल को आप कैसे देखते हैं सर? जियो पॉलिटिकल नजरिए से भी हम आपसे देखने के प्रयास करेंगे जियो पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट होगा इस बिल का। और प्लस अमेरिकन जो अपनी इकोनॉमी है, जो इतने सालों से कई सेक्टर्स में बटी हुई है, चाहे डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स है, चाहे बाकी सारी इंडस्ट्रीज है, इन सब चीजों का इन पे क्या रोल है? देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका कोई डिसीजन कोई इंडिविजुअल अचानक नहीं ले सकता। अमेरिका का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक बहुत सिस्टमेटिक एक तरीका है। वहां कोई भी डिसीजन जो है कॉन्ग्रेशनल कमिटीज के जरिए, पेंटागन के जरिए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए जो है डिसीजन मेकिंग का एक अलग से प्रोसेस होता है। और यही नहीं, उनका एक पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेने का एक तरीका होता है। अगर मैं आज आपसे कहूं, अगर आप पुराने कांग्रेसनल पेपर्स देखें तो 1969 में कैंप डेविड अकॉर्ड जो हुआ, जो इजिप्ट, इसराइल, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के साथ, उसका जो खाका जो है 1951 में खींच दिया गया था कांग्रेसनल पेपर्स पे, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि कैंप डेविड में ये अकॉर्ड किया जाएगा। सिर्फ डेट नहीं मेंशन था। और 18 साल बाद ठीक उसी तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो आज भी जो कुछ हो रहा है ये अचानक नहीं हुआ है। अगर आप देखें, जो बिडेन की पॉलिसीज थी और ट्रंप की पॉलिसीज है, बार बार ट्रंप की पॉलिसीज कहा जा रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बिडेन के जमाने में इंडिया पर दबाव डाला गया एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के नाम पे, और इंडिया ने मान लिया बिना किसी शोर शराबे की कि जो ड्राई फ्रूट्स है, जो कैलिफोर्नियन ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, और जो हिंदुस्तानी ड्राई फ्रूट जो होते हैं हिंदुस्तान के आसपास जो आते हैं, ईरान से आए, अफगानिस्तान से आए और आसपास से जहां से भी आए, उतने अच्छे नहीं होते हैं। पर हिंदुस्तान ने मान लिया, और पिछले 4 सालों में $1 बिलियन से ज्यादा, आप सीधे कह सकते हैं, मूंगफली का आयात हुआ वहां से। या वॉलनट कह लीजिए, चाहे आलमंड कह लीजिए या काजू कह लीजिए, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, अमेरिका को जरूरत हो सकती है, और हमने उसको रोक रखा हुआ है। तो हमारा $1 बिलियन जो है मूंगफली खरीदने में चले गए। तो उसी तरह से बिडेन के जमाने में जब शुरू हुआ कि बैटरी के कार्स के लिए इंसेंटिव दिया जाए और ये सारी चीजें किया जाए, उसके साथ दूसरी जो लॉबी थी, उन्होंने इसका बहुत अपोज किया और सीधे सीधे अपोज किया कि इसको कोई सब्सिडी न दी जाए। अब बिडेन के साथ जो लॉबी थी, उन्होंने उनको सब्सिडी दिलाई, जिसका एलन मस्क के आप जिक्र कर रहे थे, एलन मस्क को उसका फायदा हुआ। और आज जो है वो जो दूसरी लॉबी है वो इतनी हावी हो गई है, और वो कह रही है कि हमें बैटरी कार नहीं चाहिए, क्योंकि बैटरी कार से उनका कहना है कि एनवायरमेंटल हैजर्ड है। जिस तरह से खास करके लिथियम और इयन की जो माइनिंग होती है, उसका जो प्रोसेस है, बैटरी कास्ट से जो है उसका डिस्पोजल जो है वो बहुत हैजर्डस है। और हजारों साल तक वो उसकी जो रेडिएशन है वो बनी रहती है। बैटरी कास्ट का सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है कि बैटरी कास्ट की चार्जिंग जो है उसमें बहुत टाइम लगता है। दूसरी, हर जगह चार्जिंग हो नहीं सकती, उसके चार्जिंग स्टेशंस बनाने के बहुत खर्चे हैं। और तीसरी,
बार बार अमेरिका में ये कहा जाता है कि सारी गाड़ियां बिजली की हो गई और चार्जिंग पे लग गई तो अमेरिका का ग्रिड सिस्टम जो है टूट जाएगा। ये तीन खास बातें कही जाती है, बहुत सी और चीजें भी है, बट बेसिकली हिंदुस्तान को इससे सीखने की जरूरत है। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटरी कास्ट जो है अभी उस मैच्योर स्टेज में नहीं पहुंचे कि हिंदुस्तान को उसके लिए उसके पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि बैटरी कार्स जो है हैजर्डस है। बैटरी कार्स की लाइफ जो है बहुत कम है। नॉर्मल जो आपके आईसी गाड़ियां कही जाती है, कंबशन इंजन जो है, इंटरनल कंबशन इंजन, उसकी लाइफ जो है 40 साल मानी ही जाती है, प्लस जब तक आप चला सकते हैं चल सकती है वो। पर बैटरी कार्स के साथ ये नहीं है। बैटरी की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल कहते हैं वो। पर उस बीच अगर रिप्लेस करना हुआ तो उसका जो खर्चा आता है, जो बैटरी का जो कॉस्ट है, वो लगभग नए गाड़ी के कॉस्ट के बराबर आता है। तो बैटरी कास्ट जो है, सीधी सी बात जो है, अमेरिका में भी जो अपोजिशन हो रहा है कि इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल भी मुवाफिक नहीं है। तो और इसलिए जो है बैटरी कास्ट का जो सीधे सीधे सारी सब्सिडीज जो विड्रॉ कर ली गई, एलन मस्क के साथ जो ट्रंप की आमने सामने वो दिख रहा है सारी चीजें, और ट्रंप ने, एलन मस्क ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना दी है जो कि नेचुरली रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पॉलिसीज है उससे अलग है, या होगी जो भी है, अगर अगर वो पार्टी खड़ी हो जाती है तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को इससे सबक लेने की जरूरत है कि हमें, जो हम बैटरी कार्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इससे पोल्यूशन कम होता है, अगर आप अमेरिकन स्टडीज को देखें उसमें ये भी कहा जाता है कि बैटरी कार से पोल्यूशन कम नहीं होता। हाँ, सीधा सीधा एमिशन नहीं दिखता है, बट इस उनका कहना है यू शिफ्ट द पॉइंट ऑफ एमिशन। आप कोयला ज्यादा जलाते हो तो पॉइंट ऑफ एमिशन शिफ्ट हो जाता है, एमिशन कम नहीं होता है, और उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं। ये तो एक शुरुआत के लिए बातें करना ठीक है। में एक ईवी एक मेजर पॉइंट्स था। दूसरा उसमें जो मेजर एक चीज नजर आ रही है वो है एक जो डेट, जो अमेरिकन डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं लगभग $3 ट्रिलियन से। तो जिसके लिए आई थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन भी था कि हम कॉस्ट कम करेंगे, इकोनॉमी इंप्रूव करेंगे, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। बट एक ट्रंप और जो एलन मस्क, इन दोनों में एक जो कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है वो इस चीज को लेके है कि ये क्रेडिट टर्म जो है लगभग $3 ट्रिलियन का एक्सटेंशन चाहते हैं और एलन मस्क इस चीज के फेवर में नहीं। तो ये कहाँ तक आपको लगता है सर कि एक अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ये हेल्पफुल होगा, या फिर क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी यूएस में नेक्स्ट ईयर होना है, तो उस पर भी उसका देखिए इम्पैक्ट यहाँ एक पड़ेगा, चीज या हमें, उस प्रोस्पेक्टिव से एक चीज, ट्रम्प ऐसा कुछ कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपको एक चीज समझ लेना चाहिए, एलन मस्क अमेरिकन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। एलन मस्क टेस्ला के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो टेस्ला का इंटरेस्ट है वो अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एलन मस्क जो बातें कर रहे हैं। और ये जो चीजें हो रही हैं, खास करके जिस तरह से उनका कहना था कि देखिए पूरी एलन मस्क की जो एम्पायर है, और ट्रम्प सही कह रहे हैं, वो अमेरिका के लोगों के पैसे या अमेरिका के सरकार के पैसे पे ही बढ़ी है। यानी कि आप सीधे सीधे कहें कि अमेरिकन सरकार ने जिस तरह की सब्सिडी दी है उसका सबसे ज्यादा फायदा एक ही कंपनी को हुआ जिसका नाम है टेस्ला। ये अपने आप में किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है, और खास करके हिंदुस्तान को इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहां भी कई जगह कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट का बढ़ना एक अलग चीज है, पर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का बढ़ना एक अलग चीज है। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर हिंदुस्तान आ जाएगा, अमेरिका तो बहुत सालों बाद, सन 60 से अगर अमेरिका में आप कहा जाए तो कॉर्पोरेट सॉवरेंटी की जो बात है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की बात जो है, अमेरिका के लोग, अमेरिका के एकेडमिक्स में जो जबरदस्त स्टडी हुई है, और उन्होंने हर वक्त इसको अपोज किया हुआ है। ये अमेरिकन सिस्टम की एक बड़ी खूबी है। अमेरिकन सिस्टम की एक खूबी और भी है,
उन्होंने AT&T जैसे बड़े कॉर्पोरेट का इस्तेमाल किया चिली में कू कराने में। पर उसके उसके बाद 4 साल के अंदर उन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉ यानी एंटी मोनोपोली लॉ लगाकर AT&T के 3 टुकड़े भी करवा दिए और अमेरिकन इंटरेस्ट को बचाया, AT&T के इंटरेस्ट को नहीं बचाया। ये अमेरिकन सिस्टम की एक खूबी भी है जो हमारे यहां नहीं है। हमने पास जो है MRTPC का जो लॉ था और अच्छा लॉ था, हमने उसको समाप्त करके एक बहुत बड़ी गलती की है। मोनोपोलिस किसी भी कंपनी का या किसी भी ग्रुप का नहीं होना चाहिए। तो भारत में अगर आप देखें इस वक्त 4-5 बड़े ऐसे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जिनके इंटरेस्ट जो है उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सर जैसे जैसे आपने बताया कि अमेरिकन जो पॉलिसी है वो लगभग 25-30 साल 50 साल पहले ही डिफाइन हो जाती है कि आने वाले 50 साल में अमेरिका को किस जगह जाना है और क्या उनका विजन है। उसी हिसाब से 30 साल उनकी, का ही लिया, जी उनकी 30 ईयर पॉलिसी उसी, पर्सपेक्टिव में काम करते हैं। जी उन्हीं की पॉलिसी उसी हिसाब से फिर लाइंड अप होती हैं अक्रॉस दी टाइमलाइन। तो आपको क्या लगता है ये पॉलिसीज जो है वो डिसीजन कौन करता है? ये स्टेट डिपार्टमेंट का रोल होता है या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे फेडरल रिजर्व है वो अपने आप में एक प्राइवेट एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, बट फिर भी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है यूएस की वो अल्टीमेटली डिफाइन करता है। तो ये कौन सी बॉडी है जो अमेरिकन पॉलिसी, और अगर अमेरिकन पॉलिसी बोलो तो एक तरीके से ग्लोबल पॉलिसी है, पॉलिसिंग है, तो उन चीजों को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है कि क्या चीज आने वाले 30 साल में किस शेप में होगी? देखिए, अगर अभी इमीडिएटली जो बिल वो लाए हैं जिसको वो ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो उसमें अमेरिका की दादागिरी साफ दिख रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना था तो उसमें पहले एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं होता था, इट वॉज जस्ट ए ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने जबरदस्ती एग्रीकल्चर को डेयरी को उसमें जुड़वाया और उन्होंने कहा कि इससे अगर अमेरिका को फायदा होगा तो WTO के जरिए हम दूसरे मुल्कों को भी देंगे। तो जब दूसरे मुल्कों की देने की बारी आई, अमेरिका ने अब ये दूसरी चाल चल दी कि हमें दूसरे मुल्क जो है, टैरिफ की बात आ गई। उसमें टैरिफ की बात नहीं थी, जब गैट की बात होती थी तो उसमें ये टैरिफ की बात नहीं होती थी, अमेरिकन टैरिफ की बात नहीं होती थी। अब जब अमेरिका ने एक स्टेप आगे कर लिया, एग्रीकल्चर और डेयरी को उसमें इंक्लूड करा लिया, क्योंकि अमेरिका में 18-20 लाख किसान है, हिंदुस्तान की तरह 14-15 करोड़ किसान नहीं है, और हिंदुस्तान की तरह 60 से 65 करोड़ की डिपेंडेंसी उस पर नहीं है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट छोटा ग्रुप है जिसको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है, ह्यूज सब्सिडी दी जाती है। कहा जाता है $80 बिलियन से ज्यादा उनको सब्सिडी दी जाती है। और इसलिए जो है अमेरिका ने क्या किया कि अब जो है अमेरिका की जो पहल है, जो GM क्रॉप है, हिंदुस्तान पर दबाव क्या है, जो GM क्रॉप है, चाहे GM मस्टर्ड हो, GM कॉटन हो, या बाकी भी तरह तरह के जो GM फल, GM सब्जियां हो, इन सारी चीजों का उनका प्रेशर है इंडिया पर कि वो जो है इसका इंपोर्ट्स खोल दें। खोलेंगे, सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, उसके लिए उसे कल्टीवेशन के लिए भी वो चाहते हैं उसके रास्ते खोल दिए जाए, क्योंकि वो जो अगर खोला जाएगा तो उसमें ट्रिप्स, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज है, ट्रेंड्स जिसमें मार्केटिंग कंट्रोल करने की बात है, वो सारी चीजें उसमें लागू होती है। और अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका लगभग 30% के आसपास जो है वो ट्रिप्स और ट्रिम्स से आती है। यानी कि हम अमेरिका से जो सामान लेंगे उसके साथ जो टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है या टेक्निकल एस्पेक्ट का जो इशू है उसके भी पैसे हमें देना होगा। और उसके साथ क्या होगा, लेट अस टेक ओनली वन एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं, ये हम कॉटन के बारे में बहुत आ चुके हैं,
अब जीएम मस्टर्ड के बारे में बात हो रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मस्टर्ड के उगाया जाता है, और राजस्थान में जो है जो जीएम, ये जो सरसों होती है, उसकी वजह से जो है वहां भी शहद की भी खेती बहुत जबरदस्त होती है। अब जीएम मस्टर्ड के साथ इश्यूज हैं कि जीएम मस्टर्ड के जो फूल होते हैं उसमें उतने शहद नहीं होते हैं उस तरह के, यानी कि हिंदुस्तान का जो शहद का कारोबार है वो खत्म हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जो बी पॉपुलेशन है, जो मधुमक्खी हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ये एक इकोलॉजिकल हैजर्ड भी है हमारे लिए। अब अमेरिका तो चाहेगा कि उनको तो पैसे कमाने हैं, पर हमारी जो खेती का सिस्टम है अभी भी बचा हुआ है, वो सस्टेनेबल बेसिस पर बना हुआ है, वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बना हुआ है। वो सारी चीजों को देखते हुए उन सारी खेती भी होगी, गाय भैंसे भी पलेंगे, और गाय भैंसों को अमेरिका में जो फीड दिया जाता है उसमें जो है ग्राइंड करके, जो उनके जो कसाई खाने हैं, उसके जो भी जानवर है, उनके जो बाकी चीजें बचे होते हैं, उसको लेके उस फीड में मिलाया जाता है। जी, उसका जैसे एक असर यह होता है कि अमेरिका की जो एनिमल्स हैं, कैटल लाइफ है, वो कम हो जाती है। तो हमारे साथ किस तरह के परेशानियां आ सकती हैं वो दिखाता है। तो हिंदुस्तान अभी तक इस पर माना नहीं है, इसी वजह से कि इससे हिंदुस्तान को तरह तरह से नुकसान होना है। हिंदुस्तान ये देखिए, अमेरिका में डेयरीज जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, हिंदुस्तान में डेयरीज जो है चारों तरफ फैली हुई है। जिसके पास 1 हेक्टेयर का भी जमीन है वो भी 2 गाय पाल लेता है या भैंस रख लेता है। तो इस तरह से जो है हिंदुस्तान का जो मिल्क प्रोडक्शन है आज वर्ल्ड का हाईएस्ट है। तो हमें डेयरी में भी फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जी, सर इसी के संदर्भ में एक ईवी के रिगार्डिंग एक दूसरी चीज थी। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा इंडियन चीजों में भी चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस आनी स्टार्ट हुई है। जैसे दिल्ली में ईवी मैंडेटरी एक तरीके से इनडायरेक्टली कर दिया गया है, प्लस रजिस्ट्रेशन जो है पेट्रोल और व्हीकल की कट शॉर्ट करने की एक नई मुहिम चल गई है, ताकि लोग मैक्सिमम को ईवी पे शिफ्ट किया जाए। सर इसी के संदर्भ में जो एक चीज आ रही है, एक एनजीओ हुआ करती है, सीएसए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सीएसई। तो जो पिछले 4-5 साल से एक तरीके से एक कैंपेन रन कर रही है, आर्टिकल्स पब्लिश कर रही हैं, प्लस कोर्ट्स में, डिफरेंट कोर्ट्स में पीआईएल दे रही हैं, प्लस इस टाइम कहा जा रहा है जो रिसेंट जो गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उसमें बहुत बड़ा डेटा का जो सोर्स जो था वो सीएससी का था। और सीएससी का जब बैकग्राउंड देखते हैं, उसमें 2 मेजर पार्टी है फाउंड जो डोनेशन करती है। एक उसमें है टाटा, दूसरी है उसके अंदर है फोर्ड फाउंडेशन। और फोर्ड फाउंडेशन, जिस तरीके से आपने बताया कि जो पॉलिसी को यूएस जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट कराता है, और फोर्ड फाउंडेशन इन चीज के लिए नोन है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा जिससे इंडिया ने पिछले 10 सालों में एफसीआरए को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है। तो आपको लगता है कि जो वो जो इम्पैक्ट जो आप सस्पेक्ट कर रहे थे जो आएगा, वो ऑलरेडी इंडिया में आना स्टार्ट हो गया, वो प्रेशर बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स? ये बेशक सीएससी के जो मेजर 3 जो फाइनेंसिंग हो रही है वो है टाटा के 3 एंडाउमेंट के जरिए। और टाटा जो है हिंदुस्तान के एक सबसे बड़ी जो है कार मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है। सर ईवी, ईवी उस का जो मोस्ट मोस्ट सोल्ड व्हीकल जो है पिछले 4-5 सालों में, वो सबसे लीड कर रहा है टाटा। तो डायरेक्टली, एब्सोल्युटली तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है डायरेक्ट टाटा बेनिफिट है उससे, बिल्कुल है। नहीं, उसके अलावा आपने फोर्ड फाउंडेशन का किया, उसके अलावा अभी 2-3 और हैं, स्वीडन के हैं, और एक आध और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी फंडिंग करते हैं फॉरेन, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करते हैं। पर ये जो टाटा एंडाउमेंट्स हैं, जो सीएससी के जो फंडिंग की है, दैट इज ऑन ए कमिटेड बेसिस। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है, मैं विभागों का नाम नहीं लूंगा, सरकार के कई विभागों को कहा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए,
वो गाड़ियां जो हैं सेंट्रल दिल्ली में उनके ऑफिस के आसपास पार्क रहती हैं और कुछ कुछ दिन में चलती हैं, पर कोई भी गाड़ी जो है, जहां तक लोगों का कहना है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा कोई नहीं चलती है एक दिन में। तो आखिर हमने हमने या सरकार ने उन गाड़ियों को क्यों खरीदा? ये जनता को पूछने का हक है। एक ही कंपनी की गाड़ियां हैं ज्यादातर, उनको क्यों खरीदा गया? और उस वक्त अभी तक, जबकि ईवी की जो टेक्नोलॉजी है उसको टॉय टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जैसे छोटे गाड़ियों में जैसे बैटरी की चलती है उसी तरह की बात है ऑलमोस्ट। कह सकते हैं कि हमने ये इंप्रूव किया वो इंप्रूव किया, वो अलग चीज है, बट बेसिक टेक्नोलॉजी वही है। और उसके अगर आप बैठ के चलते हैं, ये भी शिकायत आती है कि नौसिया लोगों को बहुत होता है, चाहे बैटरी के फ्यूम से हो चाहे जो उस वजह से भी हो, वो किसी ने बताया नहीं है अभी तक, कि कहना मुश्किल है। पर वो लोग कहते कि नहीं वो उससे नहीं हो रहा, क्योंकि उसके जो सिस्टम्स बनाए गए हैं कि ब्रेक्स से जो है फिर से एनर्जी पैदा होगी, उन चीजों से झटके लगते हैं, उससे होता है, जो भी है। यानी कि इट इज नॉट अ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ये एक हैजर्डस टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों को जब कोई सरकार इसको इस्तेमाल करने को तुलती है, तो किसी कंपनी के क्या बेनिफिट के लिए कर रही है? जनता के बेनिफिट के लिए कर रही सर, आपको लगता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अल्टीमेटली एक तरीके से प्रेशर में आ गई है और पॉलिसी को इतनी जल्दी जो शिफ्ट इन्होंने किया है ईवी की तरफ, है। और देखिए, दिल्ली जो गवर्नमेंट, जो इंक्लूडिंग जो 15 साल या 10 साल वाली जो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन की है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस सब चीज जो है उसी डायरेक्शन में है, उस प्रेशर के अंदर ही कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट करते हुए नजर आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट। नहीं, देखिए, अभी एक सेटलमेंट की कोई बात नहीं हुई। आज एलजी का जरूर आया है कि जो कितने साल चल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, बाकी और चीजों को देख के तब इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अगर दिमाग सही हो रहा है तो अच्छी बात है, पर सीधी सी बात है, आपने जिस सीएससी का वो किया और जिसके बदौलत ये गाड़ियों के जंकिंग का, सीएससी के ये रिकमेंडेशन था, जो गाड़ियों का जंकिंग का जो पूरा रिकमेंडेशन को माना गया बिना जनता से पूछे। इसमें एक चीज है, पिछले कई सालों में जो पब्लिक डिस्कोर्स में कई चीजें जो आई हैं उस पर सरकार ने जनता की राय नहीं ली। एक समस्या ये आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि क्या इस तरह से लिए जा रहे हैं, क्या कार लॉबी को, कार मेकर्स के जो बेनिफिट के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है क्या? गाड़ी वालों के प्रॉफिट के लिए हमारी जो गाड़ी है। देखिए, इंग्लैंड में मेरे एक फ्रेंड है, उन वो को बड़ा फक्र होता है उनको कहती हुई कि मैं 21 साल से ये गाड़ी चला रहा हूं। वहां पर मॉनिटरिंग होती है, हर साल एक बार चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद कुछ छोटी मोटी जो भी करेक्शन हुआ वो कर दिया जाता है, और गाड़ी 40 साल तो आराम से चलती है, उसके आगे भी चलती है। यहां तक कि वहां पे 100 साल की गाड़ियां भी चल रही है। अभी 103 साल की पुरानी गाड़ी जो है, उससे 3-4 साल पहले एक अर्जेंटीनियन ब्यूनस आयर्स से चले, अर्जेंटीना की कैपिटल से वर्ल्ड टूर करके 22 साल बाद वो फिर अर्जेंटीना वापस गए उसी गाड़ी से। तो जब गाड़ियां इतनी चल सकती हैं, तब गाड़ियों को मारने की क्या जरूरत है? देखिए, जमराज जो है हमें भेजते हैं, तो वो कोई हमारी एंड ऑफ लाइफ नहीं तय करते हैं। एंड ऑफ लाइफ तो जब होता है वो आके ले जाते हैं, तो ठीक है, वो हो सकता है। पर अमेरिका में क्या किया, 1960s में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि गाड़ियां जो है, वो जो पुरानी गाड़ियां हो जाती थी जिसके इस्तेमाल नहीं हो सकता था, जो कबाड़ हो जाती थी, वो डंपिंग ग्राउंड्स पे वो ओवरफ्लो करने लगी। तो अमेरिका ने तब एक एंड यूज पॉलिसी बनाई कि जो गाड़ियां चल नहीं सकती हैं, इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई, उसके स्क्रैप के लिए एक पॉलिसी बनाई। बट दैट इज वॉलंटरी, मस्ट नहीं है वो। हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, और किसी वजह से हो सकती है, तो वैसी कोई गाड़ियों का है तो उसके लिए एक पॉलिसी हो सकती है। पर सवाल इसका ये नहीं है कि उसके लिए अब हमारी अच्छी खासी चलती फिरती गाड़ी का, आज ही मेरे एक फ्रेंड जो है, उनकी 10 साल की डीजल गाड़ी, 10 साल हो गई करीब, उसका आपको बताएं एमिशन कितना है? अभी 3-4 महीने पहले कराया था उन्होंने,
तो 0.49% एमिशन था, 1% भी नहीं। आज उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा कितना हुआ, 0.54% है हमारा एमिशन। ये डीजल गाड़ी का है, पेट्रोल गाड़ी का और कम हो सकता है। तो हम डीजल को भी छुप मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हमारे ही देश की एक कंपनी है, वो डीजल, रिफाइंड डीजल जो है वो यूरोप और अमेरिका को वो भेजता है, वहां वो एक्सेप्टेबल है बहुत। पर हिंदुस्तान में क्यों नहीं चल सकती डीजल गाड़ी? डीजल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आता है, डीजल की रनिंग कॉस्ट कम आती है, डीजल की एवरेज माइलेज ज्यादा आती है। तो हम डीजल को भी क्यों कबाड़ कर रहे हैं? तो ये जो कबाड़ करने का जो नीति है, इतने साल में गाड़ी आपका जो है, हम कह रहे हैं इसलिए कबाड़ हो जाएगा, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम मर गए तो तुम मर गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। मरने के लिए बाकायदा डॉक्टर को देखना पड़ता है कि उसके सारे नब्जें बंद हुई हैं कि नहीं। तो ये जो नीति है, अपने आप में किसी खास लोगों को, किस खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने की नियत दिखती है उसमें, तो वो गलत है। अगर एलजी ने आज घुमा फिरा के बात कही है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो उसमें वो बात निहित है कि हमारी जो पॉलिसी है वो गलत है। जी और सीधी सी बात एक चीज और है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो इस तरह के डिसीजन कैसे ले सकती है? वो कौन होती है डिसीजन लेने वाली? और दूसरी चीज, अगर दिल्ली की ही सारी गाड़ियों का ले ले आप, टोटल पॉल्यूशन कितना है आपने कभी सोचा है? बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आज एलजी ने कहा है कि गलत है। दिल्ली की टोटल गाड़ियों का जो एमिशन है वो कुल 12% है और इंडस्ट्री का 51% है। और दिल्ली के आसपास की छोटी नदियां जो बहती है हिंडन जैसी, उसमें सारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस भी आता है और सीधे जाके जमुना पहुंचता है, उसको नहीं रोका जा रहा। तो सारी जिम्मेदारी जो है गरीब जनता की हो गई है, जी उसकी गाड़ियां ली जाएंगी, उसकी मोटरसाइकिल लिए जाएंगे। ये गलत तरीका है, ये गलत निर्णय है। और इसका जो है, सीधी सी बात है, गाड़ी 40 साल चलने दीजिए ना, आपका क्या जाता है? आपका पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा लगा हुआ है। और आज तक किसी वामपंथी दलों ने भी, वामपंथी सरकारों ने भी विश्व भर में कहीं किसी की प्रॉपर्टी सीज करने की कोशिश नहीं की। तो भारत की जो वामपंथी भी नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी सर, आज के प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। तो जैसे आपने बहुत बिग धन्यवाद जी। ब्यूटीफुल बिल के बारे में आपने बताया, बहुत डिटेल डिस्कशंस, प्लस जो जिस तरीके से आपने उसको लिंक किया कि लगभग यूएस की जो पॉलिसी है लॉन्ग टर्म विजन पे चलती है, तो जिस तरीके से जैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और देखेंगे उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बाद फिर हम एक बार इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। मैं सिर्फ धन्यवाद सर। एक शब्द जोड़ना चाहूंगा जी इसमें कि हम हिंदुस्तान की पॉलिसी मेकिंग जो है, इस पर पूरा रिव्यू होना चाहिए, पुनरीक्षण होना चाहिए और जनता के फेवर में ही सारे डिसीजंस लिए जाने चाहिए। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर।